हेल्थ केयर के अंदर आपको पता ना बाहर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस तरह हम घरों में मेड्स रखते हैं, इस तरह लोग घरों में नर्सेज भी रखती हैं। अगर मैं अपने हमसाया मुल्क की बात करूँ तो वो लोग बहुत अप टू डेट हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, क्रोशिया से अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप भी मुल्की हालात से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कोई बाइज़्ज़त रोज़गार हमें मुल्क से बाहर मिल जाए और हमारी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो क्यों ना मैं आपको आज एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँ। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मेरे से सवाल किया, अगरचे इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोज़ बनाई, और वो ये है कि सर, हम कैसे यूरोप में जॉब हासिल कर सकते हैं? वो कौन से मुल्क हैं जो हमें वर्क वीज़ा देते हैं? तो मैंने कहा यार इस पे एक तफ़सीली वीडियो बनाते हैं। इससे पहले हम पुर्तगाल के मुतालिक वीडियोज़ बना चुके हैं, जिसमें हमने उसका D2 वीज़ा देखा था, और इसके अलावा हमने फ़िनलैंड पे वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, अभी आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि यूरोप का एक और मुल्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, और ऐसा मुल्क जिसको जो अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आया। तो अमेज़न में हम कहते हैं ना कि भाई ऐसी प्रोडक्ट हमने ढूँढनी है जो कि हाई डिमांड, लो कॉम्पिटिशन हो। ये भी एक ऐसा ही मुल्क है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा और कॉम्पिटिशन ना होने के बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 पोस्ट अवेलेबल हैं, 10 नौकरियाँ अवेलेबल हैं, तो अप्लाई करने वाले 1 या 2 लोग हैं। तो क्यों ना इसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए और उन्हें कहा जाए कि यार आप क्यों नहीं ट्राई करते इस कंट्री के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये है, कोई इंग्लिश वाला रोला नहीं है कि आपने आइल्स किया हो और कोई बहुत हाई-फाई एजुकेशन हो। ठीक है, हाई-फाई आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपको स्किल चाहिए एजुकेशन की निस्बत। इस कंट्री का नाम है क्रोशिया। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा क्रोशिया का, लेकिन आज इसके बारे में हम ये जानते हैं कि भाई क्रोशिया में अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको क्रोशिया का ओवरव्यू दे दूँ कि भाई ये यूरोप का मुल्क है, और ऐसा मुल्क है जहाँ पर जॉब वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोग इस कंट्री में नहीं आते। मिसाल के तौर पे लाइक अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, कोई बंदा अगर जर्मनी में काम कर रहा है, वो कभी भी क्रोशिया में आके काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स फ्रांस में, इटली में, स्पेन में काम कर रहा है, तो कभी क्रोशिया में नहीं काम करेगा। लेकिन हम लोगों के लिए क्रोशिया एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी, और इसकी वैल्यू और इसकी वर्थ क्या है? इसकी वर्थ ये है कि अगर आपने यहाँ पे जॉब की हो और आपका यहाँ का जॉब एक्सपीरियंस हो, तो आप बआसानी अपना अगला कदम कनाडा में या अमेरिका में रख सकते हैं। क्रोशिया का वर्क एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में माना जाता है। इसका पासपोर्ट भी अच्छा है, तगड़ा है, और अगर आप यहीं पर ही अपना लाइफ कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर भी आप अपना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अब चीज़ें क्या-क्या रिक्वायर होंगी, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पूरी देख लेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आपको फ़ायदा ना भी हो तो कम से कम आप ये वीडियो किसी और को शेयर कर सकते हैं जिसका फ़ायदा या भला हो सकता है। वीडियो में सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं या वो कौन-कौन सी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि हमें क्रोशिया के अंदर मिल सकती हैं। सबसे पहले तो जो उनका सबसे बड़ा सेक्टर है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड है, वो है कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो एक पूरा समंदर खुल जाता है जॉब का। उन्हें इंजीनियर्स भी चाहिए, उन्हें आर्किटेक्ट्स भी चाहिए, उन्हें लोअर लेवल पे अगर मैं आ जाऊँ, उन्हें मेसन्स भी चाहिए, उन्हें कारपेंटर्स चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उन्हें प्लम्बर चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें सिर्फ आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर का काम नहीं होता भाई, मज़दूरों ने बनानी है। उन्हें प्लम्बर्स भी चाहिए जिसने पूरा सारा काम करना है, उन्हें इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए जिसने इलेक्ट्रिसिटी की सारी वायरिंग करनी है, उन्हें डक्टिंग करने वाले स्पेशलिस्ट चाहिए, उन्हें एयर कंडीशन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो लोग तो बाहर ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर एसी का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है कि विंडो एसी या स्प्लिट यूनिट्स लगा लिए। वहाँ पर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रली हीटेड या सेंट्रली एयर कंडीशन का है। तो उन्हें उस चीज़ के एक्सपर्ट चाहिए जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ये काम कर सके। उन्हें शटरिंग करने वाले एक्सपर्ट लोग चाहिए जो कि बेहतरीन शटरिंग कर सकें। उन्हें कंक्रीट मिक्सर्स चाहिए, ऐसे लोग जो कंक्रीट मिक्सिंग मशीन्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। उन्हें क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप समझ सकते हैं कि जब मैं कंस्ट्रक्शन का वर्ड बोलता हूँ तो कितनी बड़ी इसमें एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जिस तरह मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ कि यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यार हर बंदा अप्लाई कर रहा है। क्यों? आप कनाडा में चले जाओ, बहुत सारे लोग मुझे यही कंप्लेन करते हैं कि सर हमने अप्लाई किया, हमारा नाम ही नहीं आ रहा, हमें कोई बुला ही नहीं रहा। क्यों नहीं बुला रहा? क्योंकि भाई वहाँ पर अप्लाई करने वाले 100 हैं और पोजीशंस कितनी हैं, 2 या 3। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ पे पोजीशंस 10 हैं, अप्लाई करने वाले 1 या 2 हैं।
तो यहाँ पर चांसेस हैं आपके घुसने के, आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर फिट इन हो सकते हैं। कैसे होना है हम उसकी तरफ आते हैं। ये तो मैंने एक आपको सिविल के बारे में बता दिया कि यार कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। उसके बाद जो सेकंड बड़ा और समझ लें एक बहुत ही गैप है वहाँ पर, वो है हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट। अगर आप डॉक्टर हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। कोई स्पेशलिस्ट हैं, किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, लाइक आप डेंटिस्ट हैं, आप स्किन केयर के स्पेशलिस्ट हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो के हैं, मतलब कोई भी आपकी जो एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज्ड है ना, तो भाई हेल्थ केयर के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसके अलावा हेल्थ केयर में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आते, बल्कि उनको असिस्ट करने वाला स्टाफ भी आता है। इसमें थेरापिस्ट भी आ जाते हैं, प्लस इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ आ जाता है। फिर जो हेल्थ केयर के अंदर आपको पता ना बाहर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस तरह हम घरों में मेड्स रखते हैं, इस तरह लोग घरों में नर्सेज भी रखती हैं। तो अगर आपका उसमें एक्सपीरियंस है और थोड़ी बहुत आपने कोई नर्सिंग कोर्स किया हुआ है, तो क्रोशिया आपके लिए है। अच्छा, नर्सिंग कोर्स सिर्फ औरतें नहीं करती, बल्कि मर्द हजरात भी करते हैं, और बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि औरत और मर्द में डिफरेंस है। वहाँ पर सारी जेंडर्स को वो इक्वली ट्रीट करते हैं। उसके बाद तीसरा जो शोबा आता है, वो तो खैर पूरी दुनिया में इस टाइम रिक्वायर है, वो है आईटी का। अगर इस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, तो भाई क्रोशिया में ज़रूर अपनी किस्मत आजमाइएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हैं। अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं कि सर अप्लाई कैसे करना है, हमें इसके बारे में बताएं। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बता दी कि भैया, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जॉब वैकेंसीज होती हैं। आपने सिंपल गूगल पे जाके ढूंढनी है कि आपसे रेलिवेंट क्या है। अब वीज़ा प्रोसेस करने से पहले एक डॉक्यूमेंट आपके पास पहले होना ज़रूरी है। आपने उसको मैनेज करना है, और वो ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर लेना है, जॉब ऑफर लेटर। अब एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर लेना बाज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, क्रोशिया में ये आसान है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा है, हर बंदा ही कनाडा जा रहा है। तो आप किसी ऐसे मुल्क को पकड़ लो भाई जहाँ पर लोगों का है ही नहीं, सब इस लाइन में लगे हुए हैं, तो आप चुप करके इस लाइन में जाके अप्लाई करना शुरू कर दो। चांसेस हैं, अगर वहाँ पर आपका 0.1%, 0.1% चांस है ना कनाडा में, तो यहाँ पर कम से कम आपका 20 to 30% चांस है कि आपका नाम ज़रूर आएगा। अगर मैं अपने हमसाया मुल्क की बात करूँ, तो वो लोग बहुत अप टू डेट हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, क्रोशिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं, पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप आज ही अप्लाई करें। कैसे करना है, अब हम उसकी तरफ से आ जाते हैं। देखो भाई, क्रोशिया में आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है। नंबर वन बेसिक चीज़ भाई, पासपोर्ट। अब आप कहोगे कि सर ये बच्चों वाली बातें ना करें, पासपोर्ट। आप यकीन मानोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ये सवाल आते हैं, सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या पासपोर्ट हमें कनाडा जाके मिलेगा? इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी पिक्चर्स चाहिए जो कि 35x45 की होनी चाहिए, और चेहरा बड़ा प्रोमिनेंट और क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, जो कि कम से कम 30,000 यूरोज़ को कवर करेगी। अब आप कहेंगे सर 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करवानी है? नो, 30,000 यूरोज़ कवर करनी चाहिए, और इंश्योरेंस बड़ी सस्ती हो जाती है, पाकिस्तानी 5-6 हज़ार के अंदर भी हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी को आप बताओगे यार मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा दो, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, डेफिनेटली वो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। फिर उसके बाद आपको अपना पूरा उसको बताना है कि भाई आप यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ पर जाके क्या करोगे, कैसे सेटल होएगा। तो उसके लिए आपने पूरा अपना एक कवर लेटर बनाना है, और उसमें आपने बताना है कि ये मेरा एम्प्लॉयर है, यहाँ मेरी जॉब हुई है, ये मेरा जॉब ऑफर लेटर है, और मैं जाके वही रिस्पॉन्सिबल है मेरी अकोमोडेशन मैनेज करने का। नीचे उसकी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने दे देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना पूरा जो है वो उसके बाद आपने अपनी टिकट के बारे में बताना है कि भाई ये जो टिकट है ना आपकी, ये कंफर्म होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हुए सिर्फ एक टेंटेटिव टिकट ले लेते हैं, तो कुछ एम्बेसीज में वो चल जाती है और कुछ एम्बेसीज में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर वो आपसे डिमांड करते हैं वन वे की जो टिकट है आपकी, वो कंफर्म होनी चाहिए, और कम से कम जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो विद इन 15 डेज के अंदर होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंट के पास चले जाना, वो बासानी आपको बना देगा, ये कोई बड़ी टेंशन नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप आज अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो अगले 15 दिन से पहले पहले की आपकी फ़्लाइट डेट होनी चाहिए। अगर आप उसके बाद 1 महीने की फ़्लाइट डेट डालोगे, तो एम्बेसी चांसेस हैं कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताया। बस बाकी जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपने अपनी एजुकेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं, आपने अपनी सीवी भी लगानी है, सारा कुछ लगा देना है जो आपके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने से पहले या इसके साथ जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर तो आपका वीज़ा लगेगा नहीं, वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म।
बड़ा सिंपल है। अभी आप जाके गूगल पे लिखो CROVISA, क्रो वीज़ा, ठीक है? क्रो वीज़ा जाके गूगल पे लिखो, आपके सामने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट आ जाएगी क्रोएशिया के वीज़ा की। तो वहाँ से आपने एप्लीकेशन जो है वो फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना है, जो उसमें इन्फॉर्मेशन माँगेंगे, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, वो आपने प्रोवाइड करते रहना है, जो एजुकेशन से रिलेटेड माँगेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करनी, फ़ेक नहीं बनानी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें फ़ेक लगा देते हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। और याद रखना कि ये जो एम्बेसीज़ होती है ना, इनकी जो इंटेलिजेंस है और जो इनका क्या मैं कह रहा हूँ, इनके पास जो डाटा है वो बहुत ऑथेंटिक है और बड़ा एक्यूरेट है और बड़ा अप टू डेट है। अगर आपका कोई भी लफड़ा हुआ ना यहाँ पर, या कोई भी आपने यहाँ पर पंगा किया हुआ, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। इसी एप्लीकेशन के अंदर वो आपसे ये भी रिक्वायर करेगा कि यार आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है, जिससे पता चलेगा कि आप खुदा ना खास्ता किसी एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं हुए। अब यहाँ पर उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। ज़ाहिर-सी बात है आपके करैक्टर में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो बेहतर ये है कि हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जो चीज़ें प्रोवाइड करें वो ऑथेंटिक हों और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें सारी आपने फ़िल करने के बाद ऑनलाइन ही वेबसाइट में आपने उसको अपनी चीज़ों को प्रोसेस कर देना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि सब लोग पूछते हैं कि सर वीज़ा की फ़ीस क्या है? तो अभी कुछ अर्सा पहले तक तो पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 16,000 लगते थे, लेकिन अब चूँकि डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, तो इस टाइम जो भी डॉलर की प्राइस होगी, मेरे ख़्याल इस टाइम अराउंड 18 से 19,000 रुपया लग रहा है वीज़ा एप्लीकेशन का। तो ये वो कुछ मालूमात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो भाई अपनी किस्मत ज़रूर आज़माएँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और भी कोई मुल्क जो कि आपको लगता है कि सर हमें इस मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं उससे मुतालिक भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।